चलो ठीक, चलो चलो पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखो ध्यान से, वैसे ही थोड़ा ही टाइम बचा है। मीनिंग, नहीं नहीं होगा। मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स। एक थियोरेटिकल चैप्टर, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे पढ़ने का और समझने का। देखो चैप्टर 3 से मजा आएगा, चैप्टर 3 से अच्छे अच्छे चैप्टर से, चैप्टर 3 4 5 6 पूरा लास्ट तक सारे चैप्टर्स अच्छे हैं। खाली चैप्टर 1 और 2 थोड़ा सा थियोरेटिकल, एक्सट्रीमली थियोरेटिकल और बोरिंग है थोड़ा सा, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट्स, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 1 में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ पढ़े थे। हम चैप्टर 1 में सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़े थे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो तीन कंपोनेंट्स या तीन एक्टिविटी होता है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े हम लोग, ठीक है। मतलब चैप्टर 1 में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़े। आज हमारा स्टैट्स शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 2 में। तो बताओ स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। पहले कभी पढ़े हो स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स में पढ़े हो स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड निकाले हो, है ना। ये सारा काम तो किए हो, मीन निकालने का काम, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह तो शायद नहीं पढ़े होगे, लेकिन मीन मीडियन मोड तो सबको ही पढ़े हो, ठीक है। अब होता क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, किसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। क्या चीज, ग्राफ को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, चलो ठीक है। और सिंपल डेटा को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ डेटा, वेरी गुड, जब डेटा का बहुत सारा कलेक्शन होता है उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में होता है डेटा, और सिर्फ एक डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते, बहुत सारा डेटा जब हमारे पास होता है उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और सिर्फ डेटा होने को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते, डेटा, पहली बार डेटा होना चाहिए, बहुत सारा डेटा होना चाहिए, ठीक है। अब इस बहुत सारे डेटा में हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारा फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे डेटा को, पहला काम तो हमारा कलेक्शन का रहेगा, डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने का मतलब आइदर असेंडिंग ऑर्डर में, आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आइदर क्लास वाइज। मान लो मैं तुम्हारे स्कूल का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्लास 11th का डेटा अलग, 12th का अलग, 11th के अंदर कॉमर्स का अलग, साइंस का अलग, कॉमर्स में बॉयज अलग, गर्ल्स अलग, सेक्शन वाइज अलग अलग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करने के बाद अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। अरेंज करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, उसके बाद मैं डेटा को यूज करूंगा स्टैटिस्टिक्स में। मीन मीडियन मोड निकाल सकता हूं मैं ग्राफ बना सकता हूं, मैं डायग्राम बना सकता हूं, और भी बहुत सारे तरीके से मैं स्टैटिस्टिक्स को परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिर्फ डेटा नहीं होता, और एक डेटा को तो स्टैट्स हम बोलते ही नहीं है, डेटा बहुत सारा पहली बात होना चाहिए। एक इंसान का मार्क्स एक सब्जेक्ट का, क्या हम इसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, नहीं। 100 बच्चे का, ऑल सब्जेक्ट्स का मार्क्स, हम इसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, इसको हम डेटा बोलेंगे। सिंगल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, अ ग्रुप ऑफ डेटा कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो पहली बात तो एक ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए, और उस डेटा के अंदर हम बहुत सारा एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने का, अरेंज करने का डेटा को प्रॉपरली, आइदर हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लास वाइज, कोई भी तरीके से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करने के बाद हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, आइदर ग्राफ बना सकते हैं, आइदर हम डायग्राम बना सकते हैं। तो ग्राफ में तुम बहुत सारा पढ़े होगे, लाइन डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब पढ़े हो बचपन में, है ना। ये सारा चीज कर सकते हैं। उसके बाद हम डेटा को इंटरप्रिटेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करेंगे। इंटरप्रिटेशन में हम मीन मीडियन मोड निकालेंगे, और डेटा से मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालेंगे, ठीक है। हम डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं, क्या यूज है डेटा को कलेक्ट करने का, मेनली स्टेटिस्टिक्स क्यों पढ़ा जाता है, स्टेटिस्टिक्स का हमारे जीवन में क्या यूजफुलनेस है, डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में। तुम बड़े होकर बिजनेस करने वाले हो आगे जाकर, या कोई भी जॉब, कोई भी कुछ ना कुछ काम करने वाला है, ठीक है। तो जो बिजनेस करोगे तुम, क्या उस बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हें डेटा का नीड पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे कौन सा डेटा नीड पड़ेगा, अगर मान लो तुम एक किराने का दुकान खोलते हो,
एग्जाम्पल देते हैं, या एक बड़ा सा एक वैरायटी स्टोर खोलते हो, ठीक है। अब उस स्टोर को चलाने के लिए तुम्हें क्या डेटा चाहिए? चलो स्टॉक कितना है नहीं है, ठीक है। क्या क्या आइटम रखना है उसका एक तो लिस्ट चाहिए, है ना। कौन सा आइटम कहाँ रहना चाहिए, कितने प्राइस में क्या बेचना है, किस में कितना डिस्काउंट देना है, किस पे कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ये भी चाहिए। क्या कस्टमर्स का डेटा चाहिए, जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जो तुमसे सामान खरीद रहे हैं उनका डेटा को तुम चाहिए। अच्छा, क्या तुम्हें पास्ट ईयर का सेल्स का डेटा चाहिए या नहीं चाहिए? अगर तुम मान लो तुम्हारा दुकान 5 साल पुराना है और तुम्हें पता लगाना है कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारा सेल्स कितना होगा, तो तुम कैसे पता लगाओगे? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। मान लो 2020 में सेल्स कितना था, 21 में कितना था, 22, 23, 24। मान लो यहाँ 5 करोड़ का सेल्स था, यहाँ 8 करोड़ का सेल्स था, यहाँ 11 करोड़ का था, यहाँ 14 करोड़ का था, यहाँ 17 करोड़ का था। बताओ 25 में कितना होगा? 25 में कितना होगा? 2025 में 20 CR होगा। कैसे पता चला? पता कैसे चला ये चीज? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। पुराना डेटा को तुम एनालाइज किए, ठीक है, पुराना डेटा को चेक किए, उसके अंदर एक पैटर्न चेक किए कि उसके अंदर क्या पैटर्न है। नॉर्मली तुम्हें दिखाई दिया कि ऑन एन एवरेज हर साल 3 CR का इंक्रीमेंट होता है, तो हमें लग रहा है कि इस साल भी 3 करोड़ का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो इस साल का एक्सपेक्टेड सेल्स कितना होगा? 20 करोड़ होगा। क्या गारंटी है 20 होगा? क्या जरूरी है? नहीं है। हो सकता है कम हो सकता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स हमें कभी भी एक कंफर्म रिजल्ट नहीं देता कि ये होगा। स्टैटिस्टिक्स हमें हमेशा एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है कि क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अच्छा, क्या ये पता लगाना जरूरी है या नहीं है किसी भी बिजनेसमैन के लिए क्या सेल्स होने वाला है? अगर वो नहीं पता चलेगा तो तुम प्रोडक्शन कैसे करोगे, है ना। मान लो तुम्हारा अम्ब्रेला का बिजनेस है, अम्ब्रेला का सेल्स कब होता है? रेनी सीजन में। लेकिन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर कब होता है? क्या रेनी सीजन में बाहर बारिश हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करोगे? ऑब्वियसली नॉट। मैन्युफैक्चरिंग कब करना पड़ेगा? रेनी सीजन शुरू होने के 3-4 महीने पहले से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर करके स्टॉक रखोगे, वो सारे स्टॉक को पैकिंग करके दुकानों तक पहुंचाओगे, तभी तुम्हारा अम्ब्रेला बिकेगा, है ना। तो पहले से प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और पहले से प्रोडक्शन करोगे कैसे? जब तुम्हें पता होगा कितना सेल्स होने वाला है तभी तो प्रोडक्शन होगा, है ना। अगर तुम्हें पता है 20 करोड़ का सेल्स होने वाला है तो उस हिसाब से प्रोडक्शन करोगे। अच्छा, प्रोडक्शन तो उस हिसाब से करोगे तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। वो कब खरीदना होता है? प्रोडक्शन शुरू करने से पहले खरीदना होता है। अच्छा, उसी हिसाब से मशीन लगाना पड़ेगा। वो कब लगाना होता है? उससे भी पहले लगाना होता है, ठीक है। तो तुम्हें आने वाले 2-4-5 सालों का सेल्स पता होना चाहिए तुम्हारे बिजनेस में कि नेक्स्ट ईयर तुम कितना का सेल्स करने वाले हो, उसके नेक्स्ट ईयर कितना होने वाला है, उसके नेक्स्ट ईयर। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन एक दिन में मशीन खरीद के, रॉ मटेरियल खरीद के, प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में नहीं बेच सकता। ये सब चीजों को लगता है 2-4 साल। मान लो अम्ब्रेला बनाने का मशीन चाइना से आता है, अगर तुम्हारा सेल्स अगली बार 50 करोड़ होने वाला है, तुम्हारे पास मशीन है जो 10 करोड़ का माल बना सकता है, तो और 40 करोड़ का जो सेल्स तुम्हें करना है वो कहां से होगा? अगर तुम्हें पता होगा कि आने वाला 1 साल बाद 50 करोड़ का सेल होगा, तो आज तुम मशीन ऑर्डर करोगे। आज मशीन ऑर्डर करोगे तो 6 महीने में मशीन बनकर आएगा, उसको इंस्टॉल करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, तब जाकर 1 साल के बाद बेच पाओगे। अदरवाइज तो लॉस हो जाएगा, है ना। एक चीज याद रखना हमेशा, पैसा आना तो प्रॉफिट होता ही है, पैसे का नहीं आना लॉस होता है। सिर्फ किसी को पैसा दे रहे हो तो ये मत समझना कि वो एक्सपेंस है। अगर कोई तुम्हें पैसा देने वाला था और वो तुम्हें नहीं दे रहा है तो वो भी तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। तो जो सेल्स तुम कर सकते थे और नहीं कर पाए वो भी तुम्हारे लिए क्या है? लॉस है। तुम मान लो 50 करोड़ का सेल्स कर सकते थे लेकिन तुम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए, तुम 10 ही करोड़ का कर पाए, 40 करोड़ का सेल्स नहीं कर पाए, तो वो 40 करोड़ का सेल्स जो तुम नहीं कर पाए वो भी क्या है तुम्हारे लिए? एक प्रकार से तुम्हारा एक्सपेंस है, एक प्रकार से तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तुम वो बना नहीं पाए, वो तुम्हारे लिए लॉस हो गया। क्लियर है बात? तो हमें स्टैटिस्टिक्स का नीड पड़ता है बिजनेस में, ताकि हम फ्यूचर के बारे में पता लगा सकें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसका प्रिपरेशन हम आज से कर सकें। कितने लेबर्स का रिक्वायरमेंट होगा, कितना रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, कितना मशीन लगेगा, कौन से महीने में कितना डिमांड आएगा, उस हिसाब से तुम गोडाउन लोगे रेंट पर, है ना।
तो ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट हम स्टैटिस्टिक्स को परफॉर्म करके निकालते हैं। क्लियर है बात? तो स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में तो हेल्पफुल है ही। क्या स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के लिए काम का है? गवर्नमेंट क्या करता है? पॉपुलेशन देखता है, पॉपुलेशन में क्या इंक्रीमेंट है, इन्फ्लेशन देखता है, और इकोनॉमी को बेसिकली चलाता है। हर एक पॉलिसी स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर बनता है। आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया कि हम 1000 रुपए सबको देंगे, सब्सिडी देंगे, या 1000 रुपए का बेनिफिट देंगे। अब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है इंडिया में कितने लोग हैं, तो ये पॉलिसी तो फ्लॉप हो जाएगा गवर्नमेंट का, है ना। तो हर एक चीजों के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? डेटा चाहिए, और डेटा को क्या बोलते हैं हम? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के लिए भी काम का है, स्टैटिस्टिक्स हर एक चीजों में काम का है। और आज के दिन में डेटा एनालिटिक्स, तुम जाकर गूगल में भी सर्च करना, डेटा एनालिटिक्स जो जॉब प्रोफाइल है वो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक है। हर बड़े कंपनीज को डेटा एनालिटिक्स चाहिए। आज मान लो कोई भी बड़ा कंपनी है, जोमेटो है, ये ओला है, उबर है, सब जानते हो नाम, ये सब तो ये सब जो कंपनीज हैं, जोमेटो को डेटा का एनालिसिस करना जरूरी है। तुम क्या खाते हो, कौन सा डे में तुम क्या ऑर्डर करते हो, तुम हर संडे को मान लो किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो, तो तुम्हें उस संडे से पहले ही तुम्हें नोटिफिकेशन आने लगेगा, तुम्हारे सामने एडवर्टाइजमेंट आने लगेगा, है ना, और वो तुम्हें उस हिसाब से तुमको कन्वर्ट कर पाएगा कस्टमर में। तुम क्या खाते हो, तुम कब खाते हो, कौन से रेस्टोरेंट से खाते हो, कोई और राइवल बिजनेस वाले क्या कौन कस्टमर्स हैं। अगर मान लो मुझे पता चल जाए आज कि कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का कौन से, कोचिंग में तो चलो इसमें ऐसा नहीं होता है, मान लो कोई बिजनेस में है, ठीक है, मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, कोई दूसरा वाला भी एक रेस्टोरेंट चला रहा है, मुझे पता चल जाए उसके कस्टमर कौन है, कौन सा आइटम उसका सबसे ज्यादा बिक रहा है, उस वो आइटम को कैसे बना रहा है, ये सारा चीज अगर मुझे पता चल जाए, तो क्या मैं उसके सारे कस्टमर अपने पास नहीं ले आऊंगा? ऑब्वियसली ले आऊंगा, है ना। तो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेटिस्टिक्स आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट है। हर कंपनीज को स्टेटिस्टिक्स चाहिए, हर एक, जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो बड़े इसीलिए बने हैं क्योंकि वो डेटा को प्रॉपरली इस्तेमाल किए। अगर डेटा को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो लोग, तो वो कंपनी कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो उतना सेल्स जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर उसको सेल्स जनरेट करना है तो वो उसको डेटा को एनालाइज करना ही पड़ेगा कि कौन कस्टमर किस तरीके से कब बिहेव करता है। तुम गूगल में कोई सर्च करो, उसी का एडवर्टाइजमेंट तुम्हें इंस्टाग्राम में दिखाने लग जाता है, दिखाता है या नहीं दिखाता है? कोई चीज के बारे में बात करो, वो चीज 2 दिन बाद इंस्टाग्राम में ऐड में आने लग जाता है ना। कैसे हो रहा है ये? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस। ठीक है, वो लोग स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तुम कौन सा आइटम कितनी बार कब खरीदते हो, तुम कौन सा आइटम खरीदने वाले हो, किसके बारे में सर्च कर रहे हो तुम, है ना। गूगल में जाकर क्या आइटम देखे, अमेजोन में तुम्हारे विश लिस्ट में क्या क्या आइटम्स हैं, वो सारा आइटम का एडवर्टाइजमेंट तुम्हें इंस्टाग्राम में दिखाता रहेगा, ताकि वो आइटम को तुम बार बार देखो और बार बार तुम उसको खरीदने का कोशिश करो। क्लियर है बात? तो स्टैटिस्टिक्स आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया है किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए। तो सबसे पहले बात, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। एक क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है? जो रन्स है क्रिकेटर लोग का, वो उसके लिए डेटा है ना। एक टीचर के लिए क्या डेटा है? स्टूडेंट्स का मार्क्स, परसेंटेज, ये सारे डेटा है। वैसे ही एक एनवायरमेंटलिस्ट के लिए क्या डेटा होगा? कितना पॉल्यूशन हुआ, कितना गाड़ी है, कितना पेट्रोल बिक रहा है, कितना फॉसिल फ्यूल्स है, ये सारा उसके लिए डेटा है। ठीक है, एक वेदर डिपार्टमेंट वाले के लिए क्या डेटा है? वेदर कैसा है, रेनफॉल कितना होगा, टेम्परेचर कितना है, कौन से आवर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कौन से आवर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये उसके लिए डेटा है। तो डेटा हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। डेटा का मतलब स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स और डेटा में बहुत अंतर है। मुझे वेदर से कोई लेना देना नहीं, कौन से आवर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो मेरे लिए सिंपली एक डेटा है। जो चीज मेरे काम का नहीं है वो मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स कैसे बनेगा? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होने के लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। जो चीज मेरे लिए मीनिंगफुल है वो मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स है, वो मेरे लिए यूजफुल डेटा है। बाकी डेटा मेरे लिए यूजफुल नहीं है। क्लियर है? एक शेयर ब्रोकर के लिए शेयर का प्राइसेस, कब प्राइस ऊपर जा रहा है, कब प्राइस नीचे जा रहा है, कौन सा शेयर्स में क्या मूवमेंट आ रहा है, ये सारा चीज उसके लिए डेटा है। ठीक है, तो हर इंसान के लिए डेटा अलग अलग होता है। अब डेटा 2 प्रकार का वेरिएबल्स में हम लोगों ने डिवाइड किया, एक है क्वांटिटेटिव डेटा और दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है जिस चीज को हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा वेट, तुम्हारा हाइट मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली,
वेट कितना है, हाइट कितना है, हम प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। मान लो वेट है 60 kg, हाइट है 5 फुट 6 इंच, मेजर कर सकते हैं हम, न्यूमेरिक टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। जिस डेटा को हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। और कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, कौन कितना ऑनेस्ट है, क्या एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। ब्यूटी, इंटेलिजेंस, क्या हम मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कोशिश कर सकते हैं इसको मेजर करने का, लेकिन हम मेजर नहीं कर, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। कैसे करेंगे कोशिश मेजर करने का? हम क्या करते हैं नॉर्मली, क्वांटिटेटिव वेरिएबल समझ में आ गया, जिसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, हाइट, वेट, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, सब हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा वो होता है जिसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी उसको मेजर करते। कैसे मेजर करते हैं? हम क्या करते हैं, एक वैल्यूज असाइन करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ऑनेस्टी का नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होगा उसको 10 नंबर देंगे, और जो सबसे ज्यादा डिसऑनेस्ट होगा उसको हम 1 नंबर देंगे। और बेसिस पर हम सबको एक एक नंबर असाइन कर देंगे। मान लो एक को ये मिल गया, एक को ये मिला, एक को ये मिला, एक को फिर से ये मिला, एक को ये मिला, ठीक है। इससे पता चलेगा कि ये सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है, ये उससे कम है, ये दोनों उससे कम है, ये उससे कम, ठीक है। ये हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं, हम इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है बात? तो जिस डेटा को हम एग्जैक्टली मेजर, तुम वो देखे हो फेयर एंड लवली का एड देखे हो? उसमें एक शेड कार्ड दिखाता है, याद है? एक शेड कार्ड होता है, ऐड देखे हो? टीवी देखते हो ना आजकल तो, कि बंद हो गया टीवी? देखो थोड़ा थोड़ा देखते होगे, तो ऐसा शेड कार्ड होता है उसमें, है ना, लाइट से डार्क। इसमें नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा एक नंबर होता है उसमें, ठीक है। फेयरनेस एक क्वालिटेटिव डेटा है, कौन कितना फेयर है, कौन कितना डार्क है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। अब इसको ये लोग क्या किए, क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तुम अपना शेड मैच करो और अपने आप को एक नंबर असाइन करो, ठीक है। अब क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा किस में कन्वर्ट हो गया? क्वांटिटेटिव में। मान लो मेरा नंबर आया, ये क्या लाइट है ये डार्क है, मान लो मेरा 8 आया, ठीक है। मान लो 8 आता है, तो मुझे क्या, मेरा जो फेयरनेस है वो कितना नंबर में है? 8। मेरा जो क्वालिटेटिव डेटा था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लेकिन क्या ये एग्जैक्ट है? नहीं। तो क्वालिटेटिव डेटा को हम क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करते हैं बाय असाइनिंग अ नंबर, और वो नंबर हम अपने मन से असाइन करते हैं, और इसीलिए वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है। लेकिन डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, हाइट, ये हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। पूरा हाइट पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट हो सकता है, वेट पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेटा को हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को हम मेजर नहीं कर सकते। फिर भी हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में इसको मेजर करने का कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं? बाय असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू, हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, पढ़ो इसको डब्बे को। क्वालिटेटिव डेटा वर्सेस क्वांटिटेटिव, the variable which can be expressed in numerical terms are known as quantitative variable. For example, marks of the student, number of literates in a country, height of the people, distance, weight, time, speed, बहुत सारा डेटा है जिसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। क्वालिटेटिव डेटा, वेरिएबल्स which cannot be expressed in numeric terms are known as qualitative variable. Example, honesty, beauty, intelligence, etc. ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन आर नॉट स्टैटिस्टिक्स अनलेस दे आर असाइंड अ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट्स। हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे ऑनेस्टी में 1 से 10, हर इंसान को हम एक एक नंबर असाइन कर दिए, किसी को 8, किसी को 7, किसी को 6, किसी को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। हम कुछ टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद हर बच्चे को एक एक नंबर दे दिए, और उस नंबर के अकॉर्डिंग अब पता चलेगा कौन ज्यादा ऑनेस्ट है, कौन कम ऑनेस्ट है, कौन कंप्लीटली डिसऑनेस्ट है, ठीक है। सो दे कैन बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, वी मे असाइन रैंक 1 टू मोस्ट इंटेलिजेंस, रैंक 2 द सेकंड बेस्ट, एंड सो ऑन. The rank may be used as numerical measurement for purpose of statistical analysis.
अब सोचो, जो डेटा को हम न्यूमेरिक में मेजर कर सकते हैं उसका तो हम मीन, मीडियन, मोड सब कुछ निकाल सकते हैं। मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, और भी जो हमें स्टैटिस्टिक्स में परफॉर्म करना है हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस डेटा को हम मेजर नहीं कर सकते उसका कैसे करेंगे? हाइट, सॉरी, ऑनेस्टी, इसका मीन कैसे निकलेगा, मीडियन कैसे निकलेगा, मोड कैसे निकलेगा? तो इसीलिए हम क्या किए, इसका मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए स्टैटिस्टिक्स में इस डेटा को यूज करने के लिए हम क्या किए, एक नंबर असाइन कर दिए। ऑनेस्टी में 1 से 10, जिसको 1 मिलेगा वो डिसऑनेस्ट है, जिसको 10 मिलेगा वो कंप्लीटली ऑनेस्ट है। सबको एक एक नंबर मिल गया। अब इस नंबर के बेसिस पर हम क्या करेंगे, मीन, मीडियन, मोड जो निकालना है आराम से निकाल लें। क्लियर है बात? ठीक है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का दो मतलब है, एक है प्लूरल सेंस में और दूसरा है सिंगुलर सेंस में। ठीक है, दो डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का, एक प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस वाला जो डेफिनेशन है ये ओनली डेफिनेशन, यही है हमारे सिलेबस में, इन सिलेबस प्लूरल सेंस का सिर्फ डेफिनेशन ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है ना, उसके बाद हम फर्दर उसको और पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन सिंगुलर सेंस जो है ये कंप्लीटली हमारे सिलेबस में, पूरा का पूरा डेफिनेशन के साथ इसका एक एक कंपोनेंट्स सब कुछ हमारे सिलेबस में। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, पहले प्लूरल सेंस को कंप्लीट करते हैं। क्या क्या लिखा है देखो, तो हाई लेवल थोड़ा इंग्लिश लिखा है, समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब बहुत सारा डेटा, बहुत सारा डेटा को मिलाकर स्टैटिस्टिक्स बनता है। एक सिंगल डेटा हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। ठीक है, affected to a marked extent, affected to a marked extent by multiplicity of causes। इसका मतलब डेटा जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इंपैक्ट होता है। डेटा बहुत सारे फैक्टर्स से इंपैक्ट होता है। जैसे मान लो मैं मेजर कर रहा हूँ हाइट, वेट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, अब वेट जो है मैं एग्जैक्टली मेजर कर रहा हूँ सबका वेट, लेकिन वेट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इंपैक्ट हो रहा है। एक बच्चा 2 बॉटल पानी पी के आ गया है और वेट मशीन में खड़ा हो गया, ऑब्वियसली उसका 2 किलो वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बच्चा जैकेट पहन के आ गया है, ऑब्वियसली जैकेट का वजन की वजह से 1-1.5 किलो बढ़ जाएगा वजन, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये डेटा बदल रहा है। क्या ये एग्जैक्ट हो रहा है? हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हम मेजर एग्जैक्ट कर रहे हैं, हम मेजर एग्जैक्ट कर रहे हैं, हमारा मशीन पूरा सही है, हम एग्जैक्टली मेजर कर रहे हैं, लेकिन डेटा जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वो इंपैक्ट हो रहा है। किसी का पानी पीने के वजह से इंपैक्ट हो जा रहा है, तो किसी का कपड़े के वजन की वजह से इंपैक्ट हो जा रहा है, तो किसी का किसी और चीज की वजह से इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स में, वो डेटा बहुत सारे फैक्टर्स से इंपैक्टेड होता है। ठीक है, तो affected to a marked extent by multiplicity of causes। multiplicity of causes का मतलब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डेटा इंपैक्ट होता है। ठीक है, अच्छा मैं अगर मान लो डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, तुम्हारे स्कूल में सबका मार्क्स कलेक्ट कर रहा हूं, स्कूल में 1000 बच्चे हैं। ठीक है, 1000 बच्चों का मार्क्स कलेक्ट कर रहा हूं। अब ये डेटा बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इंपैक्टेड है। मैं बच्चों के पास गया, डेटा पूछा उनसे, आधे बच्चे जानबूझकर गलत बता दिए तो डेटा गलत हो गया। बहुत सारे बच्चों का डेटा मैं 2 बार लिख दिया, फिर डेटा गलत हो गया। कुछ बच्चे को मैं छोड़ दिया, गलत हो गया, है ना। तो बहुत सारा फैक्टर्स है, तुम डेटा कैसे कलेक्ट किए, कब कलेक्ट किए, किससे कलेक्ट किए, सही इंसान से किए हो, गलत इंसान से किए हो, तो बहुत सारी चीजों की वजह से ये डेटा इंपैक्टेड होता है। ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड डेटा जो होता है वो न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होना जरूरी है। तो न्यूमेरिक टर्म्स में कौन सा डेटा एक्सप्रेस्ड होता है? क्वांटिटेटिव डेटा एक्सप्रेस्ड होता है। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा को भी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस्ड कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ, एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। बहुत बार डेटा क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो जब डेटा एग्जैक्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को लगाकर हम उसको एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, मुझे मान लो बहुत सारे बच्चों का मार्क्स चाहिए तुम्हारे स्कूल का,
लेकिन जब मैं मार्क्स कलेक्ट करने गया, कुछ बच्चों का मार्क्स मुझे नहीं मिल पाया या कुछ बच्चों का मार्क्स मुझे आधा अधूरा मिला, तो मैं कैसे करूं इसको? अब तुम सोचो, इंडिया का पॉपुलेशन सेंसस होता है, 150 करोड़ लोग हैं। गवर्नमेंट बोलता है हर 10 साल में हम 150 करोड़ लोगों का डेटा कलेक्ट करते हैं, हर के पास जाते हैं, सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या ये सारे 150 करोड़ का हो पाता होगा? तुम्हें लग रहा है पॉसिबल है? नहीं है। इसमें से 100-120 करोड़ का हो पाता है, 20-30 करोड़ का ये लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट बनाकर डाल देते हैं। समझ में आया? तो बहुत बार डेटा हमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। हम सारा डेटा एग्जैक्टली कलेक्ट नहीं कर पाते, तो कुछ डेटा में हमें अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी लगाकर उसे एस्टिमेट भी करना पड़ता है। क्लियर है बात? ठीक है, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। उसके बाद कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पज। डेटा हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए। अगर मुझे तुम्हारे स्कूल का डेटा कलेक्ट करना है, स्कूल में 1000 बच्चे हैं, तो मैं कैसे कलेक्ट करूंगा बताओ? 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स का डेटा मैं कैसे कलेक्ट करूं? क्या ये तरीका सही होगा कि मैं गेट के पास खड़ा हूं, जब स्कूल छुट्टी हो रहा है तो लाइन से जो बच्चे निकल रहे हैं उनका डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं? क्या ये तरीका सही होगा? क्यों नहीं होगा सही? बहुत बच्चे एब्सेंट होंगे, बहुत बच्चे रिसेस ब्रेक में भाग गए होंगे घर, ठीक है, कितने बच्चे छूट जाएंगे, क्या होगा पता नहीं, ठीक है, कुछ बच्चे स्कूल में रह गए, शाम को निकलेंगे और छूट जाएंगे बच्चे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। हॉस्टलर होंगे जो स्कूल के हॉस्टल में ही रह रहे होंगे, वो भी छूट जाएंगे, ठीक है। तो मुझे क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए ताकि डेटा एक्यूरेट हो? पहले तो मैं लिस्ट बनाऊं, कौन से क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 1 में कितने हैं, 2 में कितने हैं, सेक्शन वाइज लिस्ट बना लूं। अब लिस्ट बनाने के बाद क्लास वाइज जा जाकर हर क्लास में डेटा कलेक्शन करूं, इससे गलत होने का चांसेस क्या हो जाएगा? कम। तो डेटा कभी भी तुम कलेक्ट करोगे, जो कि हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, कलेक्शन ऑफ डेटा में, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हम डेटा को एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करें। अगर जब तक डेटा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट नहीं होगा, तब तक वो डेटा सही है गलत है हमें पता नहीं चलेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो डेटा को सिस्टमैटिक, अच्छा अगर गेट के बाहर खड़ा हूं, एक क्लास 5 का बच्चा आया और मैं उससे मार्क्स पूछा, वो बोला क्लास 8 में मेरा 60 मार्क्स आया, क्या मैं उस डेटा को वेरीफाई कर पाऊंगा कि वो सही बोला गलत बोला? वो तो अपना क्लास गलत बता दिया, ठीक है। हो सकता है वो एग्जाम ना दिया हो, एब्सेंट हो उस दिन, फिर भी अपना मार्क्स बताकर चला गया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैं वेरीफाई कैसे करूंगा? लेकिन अगर मैं क्लास वाइज जाकर डेटा कलेक्ट करूं, क्लास में जाकर देखो कितने बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं, उनके क्लास टीचर से बात करो कि कौन से बच्चे कितना मार्क्स लाया था, उस बेसिस पर अगर डेटा कलेक्ट करूं तो एरर होने का चांसेस रिड्यूस हो जाएगा। फिर भी है चांसेस, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन चांसेस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो डेटा जब भी हम कलेक्ट करेंगे वो एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए। साथ में एक और वर्ड लिखा है, प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। प्री डिटर्मिन्ड पर्पस का मतलब डेटा को कलेक्ट करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम डेटा क्यों कलेक्ट कर। मान लो इन 1000 बच्चों का डेटा मैं कलेक्ट कर रहा था ताकि मैं इनको बाद में कांटेक्ट करके कुछ सामान बेच सकूं, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं बाद में क्या करूं, इन 1000 बच्चों को कांटेक्ट करूं, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूं और इनको ग्रुप में ऐड कर दूं और इनको कोई सामान बेचूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, लेकिन ये मुझे पता नहीं था, जब मैं डेटा कलेक्ट करने गया तब मुझे पता नहीं था ये चीज। तो मैं क्या किया, मोबाइल नंबर कलेक्ट ही नहीं किया, मैं खाली बच्चे का नाम, रोल नंबर, मार्क्स कलेक्ट करके ले आया। क्या ये डेटा मेरे काम का है? अभी काम का ही नहीं है ना। तो मुझे पहले से पता होना चाहिए मैं डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ। मान लो मैं अपने स्टाफ को भेजा हूँ डेटा कलेक्ट करने और उसको नहीं बताया कि मैं ये डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको बोला जा वैदिक स्कूल जा, 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे का डेटा कलेक्ट करके ले आना। तो बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, वो चला गया और डेटा कलेक्ट करके ले आया। उसमें मोबाइल नंबर वो कलेक्ट ही नहीं किया, जो कि मुझे सबसे ज्यादा नीड था मोबाइल नंबर का, और वो मोबाइल नंबर कलेक्ट ही नहीं किया। वो क्यों कलेक्ट नहीं किया? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो डेटा क्यों यूज, कहाँ यूज होने वाला है। अगर मैं उसको बता दिया होता कि मुझे ये डेटा को सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है और उनको सामान बेचना है, तो वो सबसे पहले क्या कलेक्ट करता? नेम के बाद मोबाइल नंबर कलेक्ट करता, बाकी चीज बाद में, रोल नंबर, मार्क्स, ये सब बाद में कलेक्ट करता। पहले नेम के साथ क्या कलेक्ट करता? मोबाइल नंबर कलेक्ट करता। तो हमें पहले से पता होना चाहिए, जो भी इंसान डेटा कलेक्ट करने जा रहा है उसे पहले से पता होना चाहिए कि ये डेटा का क्या यूजफुलनेस है,
डेटा क्यों कलेक्ट करना है? अगर मैं मान लो उसे बोला मोबाइल नंबर भी ले आना, मैं उसको बोलकर भेजा था मोबाइल नंबर ले आना, वो क्या किया, मोबाइल नंबर ले आया। आधे से ज्यादा बच्चों का दो दो मोबाइल था, एक व्हाट्सएप में था एक व्हाट्सएप में नहीं था, और मेजोरिटी ऑफ द नंबर बिना व्हाट्सएप वाला निकला। अब फिर डेटा किसी काम का है मेरा? किसी काम का नहीं है। तो मुझे एग्जैक्टली बताना पड़ेगा उसे कि मुझे व्हाट्सएप में ही ऐड करना है, तो सभी से उनका व्हाट्सएप नंबर लेकर आना, तब जाकर वो काम। क्लियर है बात? तो इसीलिए डेटा एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना जरूरी है, और वो विद अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि डेटा तुम कहां यूज करने वाले। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। डेटा को एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस करना पड़ेगा, जो डेटा जिससे रिलेटेड है। मैं क्या ऐसा कर सकता हूं, 1000 बच्चे हैं, पेज 1 नेम ऑफ ऑल 1000 स्टूडेंट, पेज 2 नंबर ऑफ ऑल 1000 स्टूडेंट, पेज 3 मार्क्स ऑफ ऑल 1000 स्टूडेंट। क्या मैं ऐसे डेटा कलेक्ट करूंगा कि मैं इस तरीके से करूंगा? एक टेबल बनाऊंगा, नेम, नंबर, मार्क्स, क्लास, और यहां पर लिखते जाऊंगा सीरियल नंबर डालकर, इस तरीके से कलेक्ट करूंगा, है ना? तो डेटा को मुझे एक दूसरे के रिलेशन में रखना पड़ेगा, जो डेटा जिससे रिलेटेड है। नंबर 1 का इसका इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सेकंड वाले सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो डेटा जो जिसके साथ रिलेटेड है, उस डेटा को उसके साथ रखना पड़ेगा, तभी वो डेटा मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज वो मीनिंगफुल नहीं होगा। अगर मान लो तुम्हें दो चीज कंपेयर करना है, मार्क्स ऑफ अकाउंट्स एंड मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो तुम्हें दो कॉलम बनाना पड़ेगा नेम वाइज, मार्क्स ऑफ अकाउंट्स, मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तभी तुम उन दोनों को कंपेयर कर पाओगे, अदरवाइज तुम उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डेटा को हमेशा इन रिलेशन टू ईच अदर रखना जरूरी है, जो डेटा जिससे रिलेटेड है। बच्चा स्टूडेंट नंबर 1 का मार्क्स, उसका नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस सब एक साथ होना चाहिए, तब वो डेटा यूजफुल होगा, अदरवाइज वो यूजफुल नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, तो आखिरी पॉइंट है हमारा प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो कितना पॉइंट पढ़े हम लोग? एक, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। दूसरा, affected to a marked extent by multiplicity of causes। तीसरा, numerically expressed। चौथा, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy। point number 5, collected in a systematic manner for a predetermined purpose। एक्चुअल में ये systematic manner और predetermined purpose अलग अलग पॉइंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 प्री डिटरमिन्ड पर्पज है, पॉइंट नंबर 6 सिस्टमैटिक मैनर है। तो हम भी ऐसा कर देते हैं, पॉइंट नंबर 5 इसको दे देते हैं, पॉइंट नंबर 6 इसको दे देते, 6 इसको दे देते हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 7 क्या होगा? प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। क्लियर है बात? तो डेफिनेशन में 7 पॉइंट है। और अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, जब भी तुम डेटा, कोई भी डेटा को तुम कलेक्ट कर रहे हो, जो डेटा तुम्हारे पास है वो डेटा बहुत सारे फैक्टर्स से इंपैक्टेड है। जैसे कि अगर मैं मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट कलेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारे स्कूल का, अब वो डेटा में बहुत सारा इंपैक्ट है, हो सकता है उसमें कुछ डेटा गलत है, कुछ सही है। क्यों गलत है, क्यों सही है? क्योंकि हो सकता है मैं गलत तरीके से कलेक्ट किया हूँ, गलत इंसान से कलेक्ट कर लिया हूँ, गलत टाइम पर कलेक्ट किया हूँ, ठीक है, मैं प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया हूँ डेटा को। तो इन सभी चीजों के वजह से डेटा अलग अलग हो सकता है। सिंपल टर्म्स में समझते हैं, एक 100,000 बच्चों का डेटा मैं कलेक्ट करके लाया, 1000 बच्चों का डेटा तुम कलेक्ट करके लाए, क्या ये गारंटी है दोनों का डेटा सेम होगा? क्यों? वही बच्चे का डेटा है तो क्यों सेम नहीं होगा? मैं कलेक्ट किया किसी और इंसान से, तुम कलेक्ट किए किसी और से, मैं कलेक्ट किया सुबह, तुम कलेक्ट किए शाम को, मैं कलेक्ट किया सिस्टमैटिक मैनर में, तुम कलेक्ट किए बिना सिस्टमैटिक मैनर में, मैं रिलायबल सोर्स प्रिंसिपल से डेटा लेकर आया, तुम नॉन रिलायबल सोर्स स्टूडेंट से लेकर आए। ठीक है, तो बहुत सारा फैक्टर्स है जिसकी वजह से डेटा अलग अलग हो सकता है ना? तो वही है, अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। डेटा अलग अलग हो सकता है बिकॉज
डेटा में बहुत सारा चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। तुम कब कलेक्ट किए, कैसे कलेक्ट किए, कौन सा मेथड इंप्लीमेंट किए, किससे कलेक्ट किए, किस तरीके से नोट डाउन किए। तुम नोट डाउन करने टाइम गलती कर सकते हो, है ना, 49 को 95 लिख सकते हो, तो या 94 लिख सकते हो, ऑपोजिट लिख सकते हो। अकाउंट्स का मार्क्स इकोनॉमिक्स में लिख दिए, इकोनॉमिक्स का अकाउंट्स में लिख दिए, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो बहुत सारा फैक्टर्स है। डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। एक पढ़ा लिखा इंसान कलेक्ट कर रहा है और एक बिना पढ़ा लिखा इंसान कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई बच्चा अपना मार्क्स लिखा दिया 220, एग्जाम ही हुआ था 100 मार्क्स का, लेकिन बिना पढ़ा लिखा इंसान क्या करेगा, लिख कर आ जाएगा 220। क्या ये सही है? नहीं, समझ रहे हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डेटा क्या होता है, इंपैक्टेड होता है। तो हमें कोशिश करना है हम सही तरीके से डेटा को कलेक्ट करें। क्लियर है बात। तो ये 7 पॉइंट है। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में भी 7 पॉइंट है, जो 7 पॉइंट मैं तुम्हें समझा दिया। तो तुम्हारा होमवर्क है, इसको एक बार रीड करके अच्छे से आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सिंगुलर, हाँ सैटरडे को क्लास होगा, सिंगुलर सेंस से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अनुष्का, इशिका, प्रांजल और श्रद्धा।